के सवाल पूछा था एक बच्चे ने, तो उसका भी मैं यहीं पे जवाब देता हूँ। उसमें 2-3 वर्ग के सवाल पूछे थे, तो उनका मैं जवाब दे देता हूँ ताकि ये टॉपिक क्लियर हो जाए बिल्कुल। अगर किसी का यहाँ पे कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो फिर मैं उनके जवाब देता हूँ, फिर आगे मूव करते हैं। ओके, तो नहीं है किसी का जवाब? ठीक है, गुड। सवाल किसी का नहीं है, ओके। तो उन्होंने जो सवाल किया था ना, उनका एक तो सवाल ये था कि हम यूज़र रिसर्च कैसे करें अगर हमारे पास यूज़र्स ही नहीं है और हम पर्सनल प्रोजेक्ट बना रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब कि मैं एक बिगिनर हूँ और मैंने एक प्रोजेक्ट बनाना है सिंपल अपने लिए, ताकि मैं ऐड कर सकूँ अपने पोर्टफोलियो पे या कहीं पे। तो आई डोंट हैव एनी यूज़र्स, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, तो मैं कैसे रिसर्च करूँ? तो उसके लिए मैंने उनको बताया था कि मल्टीपल तरीके होते हैं जो अप्रोच कर सकते हैं, जिसकी वजह से फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि फ़्लो कैसे चलना है। तो एक सिंपल तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, हायर लेवल के जो तरीके हैं ना, वो हम आगे जाके देखेंगे किस तरह करते हैं। वो इनफैक्ट वो तो आपके लिए पता है कि जब आप टीम में काम करेंगे ना, तो यूज़र रिसर्च तो एक प्रॉपर डिटेलिंग में होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम करना है अपने, दैन इफ़ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस और एनीथिंग, तो आप किस तरह यूज़र रिसर्च कर सकते हैं, वो बेसिक होती है। उसमें कोई आपने डिटेलिंग में नहीं जाना होता। तो बेसिक ओवरव्यू टाइप की रिसर्च जो होती है ना, वो होती है। एक तरीका इसका होता है कि जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं या ऐप्स हैं ना, जो आप समझ रहे हैं कि आपने इस तरह की ऐप बनानी है, लाइक फॉर एग्जांपल है ई कॉमर्स, तो अमेज़ॉन। अगर आपने ई कॉमर्स एक वेबसाइट बनानी है या ऐप बनानी है, तो आप क्या करेंगे, जाएंगे अमेज़ॉन की वेबसाइट पे और उनके रिव्यू सेक्शंस में जाएँ, और रिव्यू सेक्शन में देखेंगे जो कस्टमर्स हैं उनको क्या लाइक अच्छा लग रहा है और क्या नहीं पसंद, मतलब व्हाट दे लाइक एंड व्हाट दे डिसलाइक, ठीक है। साफ आपको उनके रिव्यूज़ से पता लग जाएगा, या उनका कुछ भी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ तो एक अलग होते हैं, लेकिन ओवरऑल इंटरेक्शन डिज़ाइन का कुछ बता दें। इंटरेक्शन डिज़ाइन तो यार वो आगे जाके इंटरेक्शंस में आता है ना, तो उसको हम फ्लो के साथ ही करेंगे इंटरेक्शन डिज़ाइन का। तो टॉपिक्स बनाए होते हैं मैंने, तो उसके हिसाब से करेंगे। बाकी आप मुझे इस तरह बता दिया करें कि इंटरेक्शन डिज़ाइन या इस तरह की चीज़ें, तो मैं अगले टॉपिक में शामिल कर लिया करूँगा, तो भी ठीक है। तो क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि बोलने से ज़्यादा ना करने में इजीली आपको समझ आएंगी, तो उसको भी मैं मेरे दिल में रखता हूँ माइंड में। तो मैं कहा था कि हाँ, आपने किसी ऐप पे चले जाने से, आपने ई कॉमर्स की ऐप बनानी है, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे यार मैं रिकॉर्डिंग पे तो लगाया हुआ है, अब देखें हो रही है कि नहीं हो रही। जो मुझे उन्होंने टूल बताया था, एक तो मैंने खुद टूल किया हुआ था, उससे तो कल रिकॉर्डिंग हो गई थी, लेकिन एट दी एंड वो फाइल ही अनसपोर्टेड होगी। तो अभी ये तो लगाया हुआ मैंने इनके जो थ्रू, जो उन्होंने मुझे दिया था, तो लेट्स सी होता है कि नहीं होता। आगे करते हैं जी। हाँ, वही मैं बता रहा था आपको कि यूज़र रिसर्च करने के तरीके। कल मेरा पेपर है, कोई मसला नहीं है। अगर आपका पेपर है तो आप पेपर की तैयारी कर लें, मतलब पेपर आपका जिसका भी है, अगर कर लें आपने उसकी तैयारी करनी तो कर लें, कोई इशू नहीं है। ये इसकी पीपीटी भी बन जाएगी और लेक्चर भी होपफुली रिकॉर्ड हो जाएगा, तो वो बाद में सुन लेना आप जब आपको टाइम मिले, ठीक है। 45 मिनट्स का लेक्चर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिनट्स का होगा, तो ईजिली टाइम निकाल के सुन लेना। क्लियर होगी बात, या कोई अगर सवाल है या कुछ चीज़ है तो मुझसे क्लियर कर लें। जी जी, किसी का कोई सवाल या कुछ है तो पूछ लें मुझसे। ये इनका ही मतलब, उन्होंने पूछा मुझसे कि इनका पेपर आएगा, ठीक है। ओके, तो आगे मूव करते हैं। यूज़र रिसर्च पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए करने के 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके पर्टिकुलरली नहीं है, मेरे अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि 3 तरीके हैं जो मैंने यूज़ किए हैं। पहले तो ये होता है कि आपने जो ऐप बनानी है ना, उसके रिलेटिंग ऐप देख लें। ये एक ही तरीके को 2 तरह एक्सप्लेन करूँगा मैं, ठीक है। फर्स्ट होता है रिव्यू सेक्शन। आपने रिव्यू में जाना है और जाके देखना है कि वो जो कस्टमर जो उनकी ऐप यूज़ कर रहे हैं उनके क्या रिव्यूज़ हैं, और वो ऐप वेबसाइट पे भी हो सकते हैं, उनकी ऐप पे भी हो सकते हैं, ठीक है। उनके रिव्यूज़ देखें, वो क्या लाइक कर रहे हैं, क्या डिसलाइक कर रहे हैं। उनकी जो डिसलाइक्स है ना, उनको अपने माइंड में रखें। लाइक्स तो आपको पता लग जाएंगी, लेकिन जो उनकी डिसलाइक्स है ना, उनको अपने माइंड में रखें। आपका मकसद होगा कि उनकी डिसलाइक्स को लाइक्स में बदलना, ठीक है। तो यूज़र अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जाके कोई इशू आ रहा है ना उसको, तो आपने उस इशू को पिक कर लेना और कहना है कि मैं अपनी वेबसाइट में इसका अल्टरनेट डालूंगा ताकि यूज़र इधर आके इंजॉय करे, ये इशू मुझे ना है, ठीक है।
तो एक तो यूज़र रिसर्च ऐसे होती है कि यूज़र्स के बारे में आप रिव्यूज़ देख लेते हैं, अलग अलग इकट्ठे कर लेते हैं, उस तरह फिर आपके पास पूरी एक लाइन अप बन जाता है कि यार यूज़र को ये नहीं पसंद, ये पसंद है, तो बस यूज़र रिसर्च होगी। और एक तरीका होता है कि जो आप वेबसाइट बना रहे हैं, जो आप ऐप बना रहे हैं ना, उसके कंपटीटर्स की देखें। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ लें मैं एक शू की ऐप बना रहा हूँ, ये शू की वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं नाइकी की वेबसाइट पे जाऊँगा और देखूँगा कि उन्होंने कैसा अपना लेआउट, कैसा डिज़ाइन बनाया हुआ है, अपना डिज़ाइन कैसा बनाया हुआ है, और वो किस तरह आप यूज़र के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। मैं एक यूज़र की तरह उनका वेबसाइट यूज़ करूँगा ना, तो मुझे ऑलरेडी अंदाज़ा होगा कि हाउ आई एम यूजिंग देयर वेबसाइट एंड हाउ इज़ इट यूजफुल फॉर मी एंड इज़ इट ईजी टू यूज़ फॉर मी। तो मुझे पता लग जाएगा कि वो किस जगह पे जाके ख़राबी आ रही है कि नहीं, तो मैं उसको पिक कर लूँगा कि यार इन्होंने स्टार्ट किया है, मैंने प्रोडक्ट को क्लिक किया, वो प्रोडक्ट के लिए मुझे एक और पेज पे ले गए हैं, फिर वहाँ पर मुझे इन्होंने क्या कि सेलेक्ट साइज़ करें, फिर मुझे एक और पेज पे ले गए हैं, वहाँ उन्होंने कलर सेलेक्ट किया है। अब ये सारी चीज़ें मैं नोट कर लूँगा, मैं कहूँगा मैं इस सारे स्टेप्स को एक ही पेज पे ले आऊँगा, ताकि यूज़र्स को बार बार टैप करके आगे जाना पड़े। तो ये चीज़ होती है कि आप पिक कर लो तो नेगेटिविटी, और उसी को फिर प्रॉब्लम सॉल्व करके उसको पेश करते, ठीक है। और जो लास्ट तरीका था आई गेस वो क्या था, हाँ बल्कि यही थे दो तरीके कि यूज़र्स रिसर्च करने के ये होते हैं। बाकी आगे कोई यूज़र पर्सोनाज होते हैं, वो फिर आगे डिटेलिंग में पढ़ते हैं आगे जाके कि यूज़र पर्सोना क्या होता है, वो सारी चीज़ें तो उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो आगे मूव करते हैं। और किसी का कोई सवाल था, मैं एक सेकंड देख लूँ ज़रा। हाँ, एक ये सवाल था कि यूज़र रिसर्च करते हुए तो बहुत सारे ऐसा होता है कि बहुत सारे यूज़र्स हैं दुनिया में, तो लाख यूज़र्स हैं, लाखों करोड़ों यूज़र्स हैं, तो आपने क्या हर एक यूज़र की प्रायोरिटी को देखना है, क्योंकि ऐसा होता है कि किसी को एक चीज़ पसंद आती है तो किसी को नहीं भी आती, ठीक है। उसी के ऑपोजिट एक बंदा खड़ा होगा कहेगा कि मुझे यही चीज़ पसंद है, तो दूसरा कहेगा नहीं यार ये नहीं अच्छी लगी। तो आप तो किसी तरह फिर सबकी जब रिव्यूज़ लेने बैठ जाएंगे तो वो तो एक बहुत बड़ी रिसर्च बन जाएगी। तो आपने वो नहीं करना होता, आपने नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया ना रिव्यूज़ करने या सारा कुछ करना है, उससे आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि यूज़र्स की रिसर्च, यूज़र्स की नीड्स क्या हैं, यूज़र प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा है, और वो आप कॉमनली एक सेलेक्ट कर लोगे, कॉमन ही वेरिएंट बना लोगे एक। तो ऐसा नहीं होगा कि हर किसी की बारी बारी आपको देखनी पड़ेगी कि यार इसको ये नहीं पसंद, उसको नहीं पसंद, ओवरऑल एक चलेंगे लेके, क्योंकि वो मोस्टली चेंजेस ऐसे होते हैं जो सब लोग ही पसंद कर लेते हैं। और ये जो तरीका है ना कि किसी की वेबसाइट से देखना जाके कि उनके यूज़र्स क्या फेस कर रहे हैं, वो एक अच्छा तरीका है। क्यों? क्योंकि उधर जो यूज़र्स हैं वो सारे हमारी तरह कॉमन है, तो वो जो इशू फेस कर रहे होंगे ना, वो मोस्ट प्रॉब्लली बाकी यूज़र्स भी फेस कर रहे होंगे। तो उसी इशू को अगर आप सही कर देंगे ना, तो 50 से 60% आपका वैसे ही यूज़र रिसर्च अच्छी हो जाएगी, वो आपका वैसे ही यूएक्स एक्सपीरियंस अच्छा कर देगा। तो बाकी जो यूज़र किसी को अगर नहीं भी पसंद तो उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन जो मोस्ट प्रॉब्लली सारे के सारे यूज़र्स को पसंद आएगी वो चीज़ कि ये अच्छी चीज़ की है उन्होंने, ठीक है। तो यही दो सवाल पूछे थे उन्होंने। हाँ, एक और चीज़ उन्होंने पूछी थी मुझसे कि कल स्लाइड्स में मैंने आपको बताया था ना कि अ, जैसे कि एसेसिबिलिटी में, है ना, यूआई के प्रिंसिपल्स में एसेसिबिलिटी में बताया था कि रूल्स होते हैं कुछ जो फॉलो किए होते हैं लोगों ने, लेकिन वो रूल्स इतने कोई स्पेसिफिक नहीं है, या ऐसे नहीं है कि आपने हर डिज़ाइन में फॉलो करनी हो। आप अपना डिज़ाइन बनाएं तो वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाते हैं। वो रूल्स होते हैं WCAG के। यार मैंने ऐड तो जो जो आ रहा है मैं साथ साथ ऐड कर ही जा रहा हूँ, पर अब वॉइस का जो इशू है वो क्या इशू आ रहा है वॉइस का, मतलब कैसे डिस्टर्बेंस हो रही है, वो बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत तो होती है यार, घर बैठ के दिन अलग से, तो वो तो होती रहेगी। लेकिन आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलें ठीक है, गुड। तो किसी को अगर इशू होना तो मुझे दोबारा बता दे वो, बाकी मैं देखता हूँ। और आगे हम चलते हैं कि हाँ, रूल, वो जो एसेसिबिलिटी में रूल्स थे कि WCAG होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप होती है, उन्होंने रूल सेट किए हुए, अपने स्टैंडर्ड सेट किए हुए, उनको फॉलो करते हैं मोस्ट प्रॉब्लली मोस्ट लोग। मतलब ऐसे फॉलो नहीं करते कि यार वो उनको देख के उनके वर्डिंग के हिसाब से सारा कुछ फॉलो करना है। वो आप अपना डिज़ाइन बनाएंगे ना तो अपने आप ही आपको पता लग जाएगा कि यार ये सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। उनके रूल्स क्या होते हैं? उनके रूल्स का नाम होता है POR पोर के नाम से उनके रूल्स हैं 4। POUR। फर्स्ट इनको वर्डिंग से ही पता लग जाएगा आपको। फर्स्ट जो P है स्टैंड्स फॉर परसीवेबल, विच मीन्स कि हर किसी के लिए वो अचीवेबल होना चाहिए, ठीक है। हर किसी के लिए वो सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, हर कोई बंदा आए वो उसको इजीली देख सके और आराम से सुन भी सके। अगर कोई वीडियो आपकी उसमें तो वो आराम से सुन सके, अगर कोई इमेज है तो उधर आराम से देख सके, टेक्स्ट वगैरह। ये होता है परसीवेबल, के देख सके वो इजीली। सेकंड होता है ऑपरेबल।
विच मीन्स ऑपरेट करना। तो जो भी आपका यूज़र है वो उसके लिए इजीली होना चाहिए कि वो आपकी साइट पे हर चीज़ कर सके, वो आपकी साइट को यूज़ कर सके इजीली। तो मैं आपको बता रहा हूँ नहीं, ये चीज़ें वही हैं जो आप इजीली डिज़ाइन बनाएंगे यूआई यूएक्स को फॉलो करके, तो ये चीज़ें वैसे ही फॉलो हो जाती हैं, तो इनमें वो पूछने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। थर्ड इज़ यू विच मीन्स अंडरस्टैंडेबल, सिंपल वर्ड्स अंडरस्टैंडेबल, देयर इज़ नथिंग टू एक्सप्लेन इन इट, शुड बी सिंपल एंड क्लियर, ईजी वर्डिंग होनी चाहिए, सिंपल। एंड द फोर्थ इज़ रोबस्ट विच मीन्स इट शुड बी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड के जब आप हाई लेवल पे जाके ऐप या वेबसाइट बनाते हैं ना, तो आपने उसमें ऐसे फीचर्स वगैरह ऐड करने होते हैं ताकि जो कुछ लोग होते हैं जो ना देख नहीं पाते, ठीक है, या क्लियरली उनको विजिबल नहीं होते टेक्स्ट, तो वो क्या करते हैं, ऐप्स होती हैं कुछ या वेबसाइट की कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको यूज़ करते हैं। जैसे कि एक ऐप है या वेबसाइट का कोई पेज है जिसको कहते हैं स्क्रीन रीडर। वो क्या करता है, या इनके बिल्डिंग भी होते हैं मोस्टली, तो वो क्या करता है, वो जो टेक्स्ट होता है सारा का सारा ऐप में ना, वो बारी बारी रीड करते हैं यूज़र के लिए। तो वो जिनके कान में इशू या किसी को होता है ना, तो उनके लिए वो ईजी होता है। तो आप जब हाई लेवल पे जाके बनाते हैं ना ऐप, या जैसे इस प्लेटफॉर्म पे गूगल पे या कहीं पे भी इस तरह के बड़े प्लेटफॉर्म्स, वहाँ पे ये चीज़ बड़ी होती है कॉमन सी, नोट बड़ी अच्छी होती है कि जैसे कोई यूज़र आया उसको समझ नहीं आ रही, वो छोटा सा टेक्स्ट है या कुछ, तो वो स्क्रीन रीडर्स की मदद से ना फिर वो इजीली वो टेक्स्ट को रीड कर सकेगा या सुन सकेगा टेक्स्ट को। तो ये थे 4 जो रूल स्टैंडर्ड्स थे, POUR, परसीवेबल, ऑपरेबल, अंडरस्टैंडेबल एंड रोबस्ट। एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू दिस? ये वही कल का लेक्चर को ही थोड़ा सा किया क्योंकि बच्चे ने सवाल किया हुआ था, तो उसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, हालांकि मैंने उस पर टेक्स्ट पे भी कर दिया था, लेकिन चलो किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, तो आगे मूव करते हैं। ओके जी, तो नो वन हैज़ एनी क्वेश्चंस, इज गुड। तो आज हम पढ़ेंगे लाइक यूएक्स के जो चीज़ होती है ना, यूएक्स के अंदर जो चीज़ें आती हैं कुछ, ठीक है, उनके बारे में। मेरा जो है ना लेआउट, मैं आपको बताता हूँ कोर्स की लेआउट जो मैंने अभी तक इस वीक सेट की है। वो ये किया है कि क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनके पास लैपटॉप्स नहीं है, तो उनको भी मैंने अपने माइंड में रखना है। तो आज पढ़ाना है, जो अंडरस्टैंड कराना आपको, वो है यूज़र रिसर्च क्या होती है, और यूज़र रिसर्च के अंदर यूज़र रिसर्च की कैसे जाती है, मतलब टाइप्स किस तरह होती है। टाइप्स एक तो मैंने तरीका बताया ना को बिगनर्स का, एक होता है टाइप्स कि किस तरह से प्रोफेशनल एरिया में आपने जाके करनी है, जब आप उसमें हो जाए ना, जब थोड़ा सा बिगनर से ऊपर आ जाए तो कैसे करनी है, उसकी टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स हैं उसकी। उसके बाद फिर हम जाएंगे व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर, जो एक फर्स्ट क्लास में लेक्चर में पूछा था बच्चे ने, तो उसका अब जाके मैं बताऊँगा इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर क्या होता है। बेसिक्स है उसका ओवरव्यू बताऊँगा, सिंपल वर्डिंग में समझ आ जाएगी, एग्जांपल बताऊँगा उसकी। एंड उसके बाद करेंगे हम वायर फ्रेमिंग। वायर फ्रेमिंग इज़ अ क्रूशियल पार्ट ऑफ यूएक्स, ठीक है, यूआई यूएक्स बोथ, लेकिन बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूएक्स, सो इट इज़ अ क्रूशियल पार्ट ऑफ यूएक्स। तो वायर फ्रेमिंग क्या होती है उसका देखेंगे, और एट दी एंड समरी करेंगे इसकी सारे की। एंड टास्क मैंने एक देना है, तो आई गेस मैं कल टास्क दूंगा थर्सडे को या फ्राइडे को, तो वो टास्क होगा वायर फ्रेमिंग का ही। तो आज हम वायर फ्रेमिंग पढ़ेंगे और कल हम वायर फ्रेमिंग बनाएंगे, ठीक है, मैं बनाऊंगा वायर फ्रेमिंग आप लोग को बता के ना थोड़ा बहुत। तो कल वो करेंगे वायर फ्रेमिंग है इंशाल्लाह। अगर तो टूल्स, ये जो फिग्मा का लेआउट भी एक बार ही समझाना है मैंने सारा का सारा, कि वे उसमें टूल्स कौन से होते हैं सारा कुछ, तो वो हो जाए पहले एक बारी। कल अगर वो हो जाता ना, तो परसों हम करेंगे वायर फ्रेमिंग, मैं बना के दिखाऊँगा। उसके बाद भी मैं एक आपको टास्क दूंगा कि आप लोगों ने वायर फ्रेमिंग बनानी है, लेकिन आपने वेब पे नहीं बनानी, लैपटॉप्स पे नहीं बनानी, आपने बनानी है पेन से एक पेपर पे, क्योंकि वो ही अप्रोच बहुत लोग यूज़ करते हैं, वही अप्रोच बहुत अच्छी होती है। क्योंकि ये जो वेब पे करना ये तो बाद में आया है, लेकिन पहले लोग ऐसे ही करते थे कि पेन पकड़ा और स्क्रीन बना ली एक मोबाइल पे और पेपर पे, और फिर उसमें खुद ही फीचर्स ऐड कर दिए कि ये यहाँ पे पिक्चर आएगी मेरी, यहाँ पे ये, तो फिर उसको ही आगे लेके चलते हैं, फिर उसको डिज़ाइन करते हैं। तो मैं आपको डिज़ाइन ये दूंगा, एक टास्क दूंगा फ्राइडे को कि आप लोगों ने एक वायर फ्रेम बनाना है, वो मैं खुद बता दूंगा आपको किसका बनाना है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। तो वो उसका फ़ायदा ये होगा कि कुछ स्टूडेंट्स के पास जिसके पास लैपटॉप है तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन किसी स्टूडेंट के पास अनफॉर्चुनेटली लैपटॉप नहीं है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, तो वो इजीली पेपर पे बना के सबमिट करा देंगे, ठीक है। तो आप बाकी सभी सबमिट कराएंगे पेपर पे, किसी ने लैपटॉप नहीं यूज़ करना, वो मैं बाद में जाके देखूँगा। ओके, क्लियर है, वो मैं बाद में दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा, तो अभी तो बस ओवरव्यू दिया मैंने आपको। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन लेक्चर। फर्स्ट थिंग है यूज़र रिसर्च। आपको मैंने ये चीज़ें मैं हज़ार बार दोबारा रिपीट होती जाएंगी क्योंकि थ्योरी है ना, थ्योरी में यूएक्स बहुत कम है, यूएक्स बहुत कम है, प्रैक्टिकल में ज़्यादा है।
तो वीक 1 में मैं मोस्टली ये थ्योरी ही करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा माइंड ना लगाना पड़े, स्लाइड हो पढ़ें और आपको समझ आ जाए, क्योंकि ना आप लोग भी बिज़ी होते होंगे तो घंटा निकाल के आप आते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ तो जितना थोड़ा बहुत काम हो सके ना उतना कर लें, ठीक। तो यूज़र रिसर्च क्या होती है? किसी को यूज़र रिसर्च के बारे में अगर पता है तो काइंडली मुझे 1-2 लाइन्स में एक्सप्लेन कर दे या बता दे सारों को। जी। ये होता क्या है, मतलब कोई बताएगा? ये मतलब आपने ही बताया तो आप बताएं ये होता क्या है, मतलब यूज़र रिसर्च में होता क्या है? ये तो टाइप्स बताई थी ना आपने, तो बस बेसिक से बता देंगे यूआई रिसर्च होता क्या है, यूज़र रिसर्च। जी एग्जैक्टली, सिंपल से वर्ड से सबको समझ आ जाती है ये बातें कि यूज़र रिसर्च की यूज़र के बारे में रिसर्च करना। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताते रहता हूँ साथ ही कि जी बोले किसी का माइक ऑन है। जी यही चीज़ है। हाँ जी अब्दुल्ला, कुछ बोलना है आपने तो बोले। ओके ओके। तो आगे मूव करते हैं। यूज़र रिसर्च जो इन दोनों ने बताया है तो वो बहुत अच्छा बताया, बिल्कुल वही बात है। इजीली वर्डिंग में मैं आपको बताया था ना, मेरा बहुत छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊँगा, मैं थोड़ा सा करके आपको दिखाऊँगा, ताकि आप लोग भी इजीली समझ जाएँ। और हर हर दिन ऐसा ना हो कि 20-20 स्लाइड्स आ रही हों और फिर बंदा कन्फ्यूज हो जाए कि यार 9-10 बजे तो ये फारिग हुआ, मैं करूँ कब। तो इसलिए वो थोड़ा सा करेंगे ताकि जो आपको लेक्चर में पढ़ें वही आपको माइंड में उसी टाइम हो जाए, और फिर अगले दिन हम उसका तो डिस्कस करके आगे मूव करेंगे, ठीक है। 2 महीने हैं, 2 महीने में बहुत सब कुछ हो सकता है। और मूव करते हैं यूजर रिसर्च पे। यूजर रिसर्च इज़ लर्निंग अबाउट द पीपल हु विल यूज़ योर प्रोडक्ट, ठीक है। यूज़र रिसर्च ये होती है कि आपने उन लोगों के बारे में रिसर्च करनी है जो आपका प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। बस ये सिंपल सा है। ये आपको किस लिए ज़रूरी होता है? ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपने ऐप बनानी किसके लिए? यूज़र के लिए। तो जब आपको पता लग जाएगा कि यूज़र की नीड्स क्या हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो ईज़िली आपका जो डिज़ाइन है वो यूएक्स को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। वो यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो अप्रोच कर लेगा, उसको पार कर लेगा, ठीक है। ये यही होता है कि इट हेल्प्स अस मेक थिंग्स दैट द यूज़र नीड्स एंड यूज़र लाइक्स, सिंपल। अभी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि इसकी मदद से ना, यूज़र रिसर्च की मदद से आप एक ऐसा डिज़ाइन बना लेते हो जो लोग ईज़िली इंजॉय करते हैं, ठीक है। और इसका एक ये भी बेनिफिट होता है कि आप अपने डिज़ाइन में ना फ़िज़ूल की चीज़ें ऐड करने से बच जाते हो। एक बंदा है जिसने यूज़र रिसर्च नहीं की ना, तो वो कह रहा होगा यार इसमें ये भी ऐड कर देता हूँ, इसमें ये भी ऐड कर देता हूँ और ये भी ऐड कर दूँगा। अकॉर्डिंग टू हिम उसको लग रहा होगा कि बहुत अच्छी ऐप बना रहा है वो, बहुत चीज़ें ऐड करके ना बहुत कमाल की लुक लेके जा रहा है वो। लेकिन अगर एक बंदे ने यूज़र रिसर्च की हुई है तो उसको पता है कि यूज़र को ये चाहिए, तो वो सिर्फ उस पर फोकस करेगा और उस पर डबल मेहनत करके बना देगा। इससे क्या होगा? फीचर्स कम होंगे, यूज़र का माइंड भी कम यूज़ होगा, जिस काम के लिए है वो करेगा, उसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, वो निकल जाएगा। बजाय इसके कि यूज़र आए और उसके पास इन्फिनिटी अमाउंट ऑफ फीचर्स हों और वो खुद कन्फ्यूज़ हो जाए कि यार मैं ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, क्या करना है। तो इसलिए इसका ये होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि टाइम बच जाता है, आपको इरेगुलर या अननेसेसरी जो फीचर्स हैं उनको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आप बेसिक पॉइंट टू पॉइंट काम करते हैं और बस आगे मूव करते हैं। और इसकी 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। यूजर रिसर्च की 3 टाइप्स होती हैं या 3 तरीके होते हैं, तो सेम ही हो गया, टाइप्स होती हैं। यूज़र इंटरव्यूज़, उन्होंने बताया था हमारे जी ने कि यूज़र इंटरव्यूज़ होते हैं और सर्विस वगैरह होते हैं। तो यूज़र इंटरव्यू क्या होता है कि आपने यूज़र से बात करनी है, ठीक है। और उनका फीड उनसे रिव्यूज़ लेने के, उनसे पूछना है कि यार आपने ये ऐप ही आपके अकॉर्डिंगली ये ऐप है, तो इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या व्हाट डू यू नीड इन ऐप, लाइक इफ़ आई वांट टू मेक ई कॉमर्स ऐप, तो व्हाट डू यू थिंक आई शुड ऐड इन इट। मतलब कपड़े खाली ऐड कर दूँ या जूते भी ऐड करूँ, जूते ऐड करने के बाद एसेसरीज भी ऐड करूँ कि नहीं। तो वो आपको इसलिए थोड़ा सा बताते जाएगा कि इसमें होना चाहिए। जैसे एक शॉपिंग ऐप की एग्जांपल मैंने आपको दिया, तो यूज़र से पूछ लें कि यार ये बिल्ड एक बनी हुई ऐप है, ये दिखाओ, ये आउटफिट इसका ब्रांड का पता सबको पता होगा, उसकी ऐप दिखाएं, उससे कहेंगे यार इस ये ऐप है, इसमें क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही। डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ तो उसको पसंद नहीं आ रही होगी, तो वो बोल देगा कि ये चीज़ पसंद नहीं आ रही।
तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी ऐप पे काम करें, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि दूसरे जो व्यूज़ लेके ना नेगेटिव रिव्यूज़ को अप्रोच करें और फिर उसको ही अपने ऐप में पॉजिटिव बना दें। तो ये होता है यूज़र इंटरव्यूज़। जब बड़े लेवल पे जब काम करते हैं ना टीम्स में, तो वो रियल पर्सन्स के साथ इंटरव्यूज़ करते हैं प्रॉपर तरीके से। 100 बंदा या 50 बंदा या 30 बंदा होता है जिनका वो इंटरव्यू करते हैं, जब बड़े लेवल पे जिसके ना करना होता है ना, जो खाली। और एक बात ये है कि हमें होता है ना कि यूआई जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो कमाए नहीं होना चाहिए, कि यूआई और यूएक्स दोनों होना चाहिए। लेकिन अब्रॉड में ये ट्रेंड नहीं है। बाहर में ये होता है कि या तो एक बंदा फुली फोकस्ड यूएक्स डिज़ाइनर बनता है या एक बंदा फुली फोकस्ड यूआई डिज़ाइनर बनता है। और हर बड़ी कंपनी में ना यूएक्स की अलग टीम होती है, यूआई की अलग टीम होती है। कोई ऐसा नहीं होता बंदा कि जो दोनों इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि वो बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके लिए बहुत चीज़ें मैनेज करनी होती है। तो वो यूएक्स को अलग हैंडल करते हैं, यूआई को अलग करते हैं। यूएक्स का काम ही सारा होता है कि उसने यूज़र रिसर्च, यूएक्स का एक्सपीरियंस पे काम करना है, और यूआई का काम होता है उसने सारे इंटरफेस पे काम करना है। तो ये चीज़ें होती हैं। और उसके बाद फिर आता है सर्विस। सर्विस होते हैं कि आपने सर्विस मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे आपको लिंक्डइन भी यूज़ करता होगा, इंस्टाग्राम भी यूज़ करता होगा, तो वहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐड कर देना कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम मेकिंग अ वेदर ऐप, ठीक है। अगर मैं कोई ऐप बना रहा हूँ ना जो वेदर से रिलेटेड है, तो मैं क्या करूँगा, इंस्टाग्राम पे जाके लिख दूँगा या किसी भी जगह पे जाके लिख दूँगा, कोई भी व्हाट्सएप पे पोल करा दूँगा या कुछ भी करा दूँगा कि व्हाट फीचर्स डू यू वांट इन अ वेदर ऐप, ठीक है। कि एक वेदर ऐप बन रही है तो आप क्या क्या चाहते हो कि उसमें क्या क्या हो। तो फिर यूज़र जो भी होंगे ना वो उसमें लिख देंगे कि मुझे यार इसमें ये भी होना चाहिए, ये होगा तो ये अच्छी चीज़ है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। बस आपको पता लग गया कि यूज़र की नीड्स क्या हैं, उनको मैनिपुलेट करें और फिर उसके अकॉर्डिंगली काम करें। थर्ड इज़ यूज़र टेस्टिंग। यूज़र टेस्टिंग इज़ लास्ट थिंग। जब आप अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर रहे होते हो ना, तो आप क्या करते हो, एक स्क्रीन आपने बना ली, फिर आप दिखाते हो दूसरे यूज़र्स को। लाइक जब बिगिनर्स होते हैं ना, जैसे जब मैं था स्टार्टिंग में, तो मैं क्या करता था, आपको मैंने बताया कि जब मैंने कोई स्क्रीन बनाई थी ना, वेबसाइट का एक हीरो सेक्शन भी बनाना था ना, तो मैंने घर वालों को दिखाना था। तो उनसे कहना था कि यार ये देखो कैसा लग रहा है। वो बताते थे कि यार ये अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें जो ये कलर है ना, ये थोड़ा सा चेंज हो जाता तो और अच्छा होता। मुझे एक रिव्यू मिल गया, ठीक है, जिसने टेस्ट किया मेरे डिज़ाइन को, मुझे पता लग गया कि इसमें ये फॉल्ट है। मैं उस पर काम किया और जो रिजल्ट एंड पे निकलेगा वो यूज़र के हिसाब से अच्छा होगा। इसको कहते हैं यूज़र टेस्टिंग। अलाउइंग यूज़र टू टेस्ट योर प्रोडक्ट, जितना भी आपका बना है। ज़रूरी नहीं है कि पूरी ऐप बनाने के बाद ही टेस्ट कराओ, हल्का 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 थोड़े से एफर्ट के बाद टेस्ट करो, ठीक है। तो ये था यूज़र रिसर्च और इसके 3 टाइप्स। किसी को इसके बारे में कोई सवाल है तो प्लीज़ बताएँ। नहीं है, ओके। वन सेकेंड ना, मैंने ना ये पीपीटी बनाई थी, तो मुझे बताएं कि मैं पीपीटी अभी स्क्रीन शेयर करके दिखा दूं या आप लोगों को पीपीटी एंड पे भेज दूं, क्योंकि एक्सप्लेन तो मैं बहुत इजी वर्डिंग में कर रहा हूँ। पीपीटी में थोड़ा सा शायद इशू, मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो। हाँ, अभी स्क्रीन शेयर कर दूं फिर, या अभी ग्रुप में शेयर कर दूं। चले मैं फिर ना आपको अभी ग्रुप में शेयर करता हूँ। मुझे ज़रा 2 मिनट दें, ठीक है, मैं फिर स्क्रीन। चलें फिर आगे देखते हैं। अभी हमने क्या किया, यूज़र रिसर्च कर लिया हमने, ओके। तो अब हमारा आता है आगे इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, ठीक है। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर क्या होता है, किसी को कोई इन्फो है तो इसके बारे में तो काइंडली बताएं, शेयर करें। किसी को भी अगर थोड़ा सा आइडिया है इसके बारे में तो काइंडली शेयर करें। जी ऐसे ही है असल में। नो आइडिया सर। मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ। तो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर होता है कि आपने ना इन्फॉर्मेशन सारी गैदर करनी है, तो जो इन्होंने बताया इन्फॉर्मेशन सारी गैदर करनी होती है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली एक नक्शा बनता है। जी एग्जैक्टली, फ्लो डायग्राम की तरह होता है ये। तो ये एक, जी जी ब्लूप्रिंट होता है जो एक नक्शे की तरह करता है ना, मतलब फ्लो डायग्राम आर्किटेक्चर ये सारा कुछ सेम है वर्डिंग। तो इसकी इसके साथ एक इमेज होगी, देखें ज़रा।
बिल्कुल सामने। ये ऐसे काम करता है कि आप लोगों ने ना ऑर्गेनाइजेशन लिविंग ग्रुप क्रिएटेड इन्वेंट्री वगैरह, हाँ जी, बस आपने फ़्लो एक बनाना होता है। आपने पहले क्या करना है, अपनी ऐप जब बनानी है ना आपने, तो अपनी ऐप बनाने से पहले ना आपने आपने क्या करना है, अपनी ऐप बनाने से पहले एक माइंड में स्ट्रक्चर बनाना है, जो आपका होता है कि मैंने यूज़र ने मेरी ऐप में ये फ़ीचर्स हैं, ठीक है। मेरी ऐप में समझ लें लॉगिन है, लॉगिन के बाद मेरी ऐप में होम पेज है, होम पेज से फिर आगे मेरी ऐप में क्या नाम है, वो है मेन फीमेल, मेन और वुमेन और किड्स के सेक्शन है, और फिर उसमें आगे फर्दर कैटेगरीज हैं कि शर्ट्स लेनी है, टी शर्ट्स लेनी है, सब कुछ लेना है। तो ये जो फ्लो बन रहा है ना, ये कि यूज़र आया, यूज़र ने होम पेज पे, यूज़र आफ्टर होम पेज उसने सेलेक्ट किया मैन सेलेक्ट करने के बाद उसने आगे सेलेक्ट किया है टी शर्ट्स, और उसके बाद उसके प्रोडक्ट आ गए। ये एक फ़्लो बन गया। अब ये फ़्लो जब जब आपने ऐप बनानी हो या लैंडिंग पेज बनाना हो ना, तो ये जो आर्किटेक्चर होता है ना, ये आपने पहले बनाना होता है, ठीक है। ये फ्लो डायग्राम की तरह होती है, आपने अपने माइंड में पहले बनाना होता है, या किसी भी जगह पे इसके टूल्स भी होते हैं अलग अलग, तो उस पर आप बना लेते हैं कि आपके माइंड में एक बार तय हो जाएगा यूज़र ने आना है तो परफॉर्म कैसे करनी है, किन स्टेप्स में परफॉर्म करना है, ठीक है। ए टू जी उस वो किस स्टेप से हो के जाएगा, क्योंकि अगर आपको ये स्टेप्स क्लियर नहीं होंगे ना, तो यूज़र को आप कैसे लेके जाओगे ए से जेड पे, वो तो लेके नहीं जा पाओगे आप। तो इसकी जो बेसिक सी एग्जांपल है ना, इसकी पहले इसकी डेफिनेशन तो बता दी मैंने आपको कि अलाउ करते यूज़र्स को वो इजीली पता लग जाए उनको कि वो यहाँ से आगे किस तरह जाना है, ठीक है। इजीली फाइंड व्हाट दे वांट, ठीक है। उसके बाद आगे होता है कि इसके ये इसका इम्पोर्टेंस क्या होती है, वही जो भी डेफिनेशन में है कि इसकी इंपॉर्टेंस होती है कि एक इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर अच्छा बना होगा ना, एक वेल डिज़ाइन इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर, वो यूज़र्स के लिए इजी होता है और उनको अलाउ करता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं ना, वो जो इन्फॉर्मेशन को चाहिए उस वो इजीली उनको मिल जाए, ठीक है। यूज़र है, यूज़र कह रहा है मैंने शर्ट खरीदनी है, ठीक है। अब हमारा क्या काम होगा कि हम इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर में ऐसा फ्लो बनाएं कि यूज़र को ईजिली पता लग जाए कि उसने यहाँ से क्लिक करके यहाँ जाना है, यहाँ पे आके फिर उसने किसको क्लिक करना है, और यहाँ फिर किसको क्लिक करना है, और फिर एंड पे किस तरह जाना है। वो जो एक स्टेप बाय फ्लो बन गया ना, उसको कहते हैं आर्किटेक्चर, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। द आर्किटेक्चर अबाउट द इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय यूजर्स, गैदर फॉर यूजर्स और बाय यूजर्स, ठीक है। अब इसकी आगे एग्जांपल दी हुई है, जैसे उसने बताया वेलकम पेज। वेलकम पेज ये देख लेना, यहाँ पे इसके आगे ही है बिल्कुल एग्जांपल। तो वेलकम पेज है। अब वेलकम पेज क्या होता है, जब आप कोई वेबसाइट या मोबाइल ऐप ओपन करते हैं ना, तो एक फ्रंट मोबाइल ऐप में मोस्टली होता है कि आप एक वेलकम पेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वेलकम टू दिस वेबसाइट, फिर आगे नीचे होता है नेक्स्ट, या ऊपर लिखा होता है क्रिएट अकाउंट। अब उसने ऊपर दो ऑप्शन दी हुई हैं कि जब वेलकम पेज पे यूज़र आएगा ना, उसको दो बटन दिए जाएंगे, एक दिया जाएगा क्रिएट एन अकाउंट का, और एक दिया जाएगा लॉगिन का। अगर यूज़र लॉगिन करेगा तो डायरेक्टली ही रीचेज टू होम पेज। अगर यूज़र क्रिएट अकाउंट करेगा तो उसके आगे तीन चीज़ें उसने बता दी कि ये चीज़ें करेगा यूज़र। उसने बताया कि ईमेल ऐड करेगा, पासवर्ड ऐड करेगा, अगर फॉरगेट पासवर्ड ऐड करेगा तो ओटीपी की जो वेरिफिकेशन होती है वो होगी। तो ये उसने बेसिक सा फ्लो बता दिया कि यूज़र ये अपनी आसानी के लिए होता है, ठीक है। आप अपनी आसानी के लिए बनाते हैं ताकि आपको पता हो कि फ़्लो कैसे जाएगा। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी ऐप में ये इस फीचर है, इस फीचर को ए से जेड तक कैसे लेके जाना है, तो आपकी ऐप बनेगी नहीं। मैंने एक बार ऐसे किया था कि मैंने ऐप बनाई थी, लेकिन मेरे पास इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ना मैंने उसके बारे में कोई किया काम। तो एट द एंड यही हुआ कि मैं खुद से एक एक स्क्रीन बनाते मुझे दो दो दिन लग रहे थे। समझ नहीं आया थी कैसे यूज़र यहाँ पे आ गया, तो यूज़र को यहाँ पे आगे क्या मिलना चाहिए और यहाँ पे होगा क्या। तो वो चीज़ें बहुत तंग कर देती हैं बंदे को। इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप बनाते हैं तो उसके हिसाब से फिर आप आगे फ्लो लेके चलते हैं। बहुत ईजी भी बहुत होता है ये। फ्लो चार्ट डिज़ाइनर के लिए भी जो वही मैंने आपको कहा कि डिज़ाइनर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, डिज़ाइनर ने ही डिज़ाइन करना है, यूज़र की इन्फॉर्मेशन से ही डिज़ाइन करना है। अगर मैंने ये सवाल गलत समझा है तो मुझे दोबारा से बता दें, क्योंकि मुझे तो अकॉर्डिंग यही सवाल लगा कि डिज़ाइनर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो डिज़ाइनर के लिए ही इंपॉर्टेंट होता है, यूज़र की तो इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। ओके। तो जैसे मैंने अभी बता दिया कि आप जब आपके माइंड में पता ही नहीं होगा कि आपकी आपने काम किस तरह फ्लो करना है, कि किस तरह आपने अपने यूज़र को लेके चलना है कि ए से लेके जेड तक, तो आपको तो आपकी ऐप बनेगी नहीं। आप वही जैसे एक स्क्रीन पे अटक जाएंगे कि यार यूज़र है, यूज़र ने लॉगिन किया, लॉगिन के बाद क्या करेगा वो। और मैं यहाँ पे साइन अप दे दूँ, या मैं साइन इन दे दूँ, या मैं यहाँ पे ऑन बोर्डिंग स्क्रीन दे दूँ, या मैं स्प्लैश स्क्रीन दे दूँ, आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट। तो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर यही था, सिंपल सा, इसमें कोई माइंड सेट लगाने की जरूरत नहीं है। फ्लो चार्ट होता है एक जो आप बनाते हैं, और फ्लो चार्ट बेशुमार
पड़े हुए हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं। आपको इसमें कोई माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सर्च करेंगे, मैंने आपको बताया था कि बिगिनर का काम होता है दूसरी चीज़ों को पिक करना और उनसे इंस्पिरेशन लेना और उनको कॉपी भी करना, ठीक है। तो बेशक आपने अगर एक ई कॉमर्स की ऐप बनानी है ना, तो आप जाके ऊपर लिख देना गूगल पे या कहीं पे ई कॉमर्स फ्लो चार्ट या ई कॉमर्स इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर ऐप का, और उसके बाद ChatGPT है, AI ये सारा कुछ है। तो और ये एक रूल है जो मुझे भी बताया था मेरे सर ने, कि जो आजकल AI यूज़ नहीं करेगा ना, वो पीछे रह जाता है। AI यूज़ करना चाहिए, हर जगह यूज़ करना चाहिए AI। तो AI को यूज़ करें, ChatGPT पे जाके बेशक लिख देंगे क्रिएट मी इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर फॉर एन ई कॉमर्स ऐप, बट क्रिएट इट अ बेसिक फॉर्म। तो वो बेसिक्स आपको बता देगा डिटेल में। तो बाद में जाना जब आप प्रॉपर एक डिज़ाइन की तरह ऐप बनाएंगे ना, फुल हर फ्लो की, हर एक चीज़ की, होम पेज में फेवरेट्स का पेज हो, हार्ट का पेज हो, सर्च को क्लिक करें तो एक और पेज ओपन हो, व्यू ऑल को क्लिक करें तो एक अलग पेज ओपन हो, और नीचे नेविगेशन बार में हर एक बटन को ओपन करें तो अपनी स्क्रीन ओपन हो। वो सारा फ्लो जब बनेगा ना, तब फिर आपको ChatGPT से लिखवाना पड़ेगा बड़ा फ्लो। ओके, इसके बारे में कोई सवाल है अभी तक, यूज़र रिसर्च के बारे में और इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के बारे में? तो क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल सिंपल सा बता रहा हूँ, और मैंने ये बताया था कि 30-40 मिनट मैंने पढ़ाना है बस। आना है मैंने बच्चों को, जब तक पूरे बच्चे आएंगे 10-15 मिनट, फिर पिछला डिस्कशन और उसके बाद पढ़ाना है, बस यही काम है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के ना, वही आपके माइंड, ताकि अगले दिन के लिए आपके माइंड में वो सेट हो जाए। ऐसा ना हो कि भूल के बैठ जाएँ, ज़्यादा पढ़ेंगे ज़्यादा भूलेंगे ना। आपको मैंने काम देना है इतना कि आप बैठ के कोई काम करते रहें। ओके, तो आगे हम जाते हैं तो क्रूशल पार्ट ऑफ UX, जिसको कहते हैं वायर फ्रेमिंग। सबके पास ओपन होगा ना, तो वायर फ्रेमिंग के बारे में इधर तो मैंने कम ही दिया है वैसे, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि वायर फ्रेमिंग होता क्या है और इसकी एग्जांपल क्या होती है। वायर फ्रेमिंग होता है एक ढांचा बनाना, ठीक है, एक बेसिक सा ढांचा बनाना। मैं ना स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एग्जांपल भी। अ, हो रही है मेरी स्क्रीन शेयर अभी? नहीं हो रही? ओके, 1 सेकेंड। अब हो रही है? ओके, परफेक्ट। तो ये मैंने ऊपर कोई एग्जांपल्स भी खोली हुई थी एक दो, तो उनको भी देख लेते हैं। ये थी वो जो एग्जांपल मैंने आपको कोर्स में भेजी है ना, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर की। तो इसको हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ी सी उसके हिसाब से। ई कॉमर्स की, जैसे ये देखें, ई कॉमर्स की साइट की भी इधर एक पड़ी हुई है। मैंने आपको जैसे बताया कि आप होम पेज पे हैं, आपने यूज़र को होम पेज पे ले आए हैं, ठीक है। अब आपने देखना है कि यूज़र को होम पेज से आगे कहाँ कहाँ जाना है और किस तरह लेके जाना है, ठीक है। कि अगर वो एक जगह जाएगा तो उसका फ़्लो क्या है, दूसरी जगह जाएगा तो उसका फ़्लो क्या है। होम पेज पे आ गया, होम पेज पे उसने बताया कि ये सारे के सारे बटन होम पेज पे हैं, ये सारे के सारी फीचर्स होम पेज पे हैं। क्लोथिंग का पेज भी है, उधर सर्च का ऑप्शन भी है, एसेसरीज भी है, कार्ड भी है और लोकेशन भी है। अब यूज़र ने इन पांचों में से किसी में जाना है तो उसका आगे क्या होगा, यूज़र ने क्लोथिंग में जाना है तो फिर आगे फाइंड क्लोथ आ जाएगा। फाइंड क्लोथ में आप लिख सकते हैं मैन, वुमेन, किड्स, जैसे मैंने बताया था। फिर उसके बाद फिर वो आगे फर्दर क्लिक करेगा, शर्ट्स, टी शर्ट्स, पैंट्स, जर्सीज, जैकेट्स, और फिर उसके बाद उसका प्रोडक्ट आ जाएगा। ये एक उसने फ़्लो बना दिया, फिर आगे पेमेंट पे जाएगा डायरेक्ट। ये एक फ़्लो बना दिया उसने, सर्च पे उसने ब्राउज इंटायर साइट बना दिया। एसेसरीज में उसने फाइंड एसेसरीज, ये दोनों सेम ही है क्योंकि इसमें उसने यही काम किया था कि यहाँ पे उसको मिल जाएगा, एक्शन हो जाएगा कि यहाँ पे फाइंड करेगा वो क्लोथ, यहाँ पे वो फाइंड एसेसरीज करेगा या चेकआउट करेगा, यहाँ पे लोकेशन फाइंड करेगा। ये सिंपल सा उसने फ्लो चार्ट बनाया है, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाया है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया कि बहुत सारी होती हैं इनको बनाने में। तो अगर आपने बनाना तो इट्स अ ग्रेट थिंग, आपको बनाना चाहिए, खुद ही बनाना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं और वेबसाइट्स हैं, तो मैं उनको देख लूँगा, बताऊँगा आपको। तो वो है। उसके अलावा ये है कि अगर आपने अभी बिगिनर के लेवल पे काम करना है ना, तो आप उसको उस तरह भी कर सकते हैं, वायर फ्रेम ओ AI की मदद से। ओके, ये ख़त्म करते हैं। यूज़र रिसर्च के बारे में भी सारा देख लिया था हमने, होती क्या है, और ये रूल्स भी देख लिए थे हमने। ओके, रूल्स भी देख लिए। चलिए हम वाई फाई में कर लेते हैं। अच्छा, वाई फाई में क्या होता है, देखे से पता लग जाएगा। वाई फाई में होता है
क्रिएट अ सिंपल स्केच ऑफ वेब पेज और ऐप, मतलब एक सिंपल सा स्केलेटन बनाना होता है आपने, एक ढांचा बनाना होता है जो आपको पति से आपको आइडिया हो जाए कि आपकी ऐप में ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि आपकी ऐप में जो जो आपने विजन किया हुआ है ना, कि मेरी ऐप ओपन हो तो सामने एक स्लाइडर आ जाए, स्लाइडर से नीचे हो तो नीचे कैटेगरी आ जाए, कैटेगरी से नीचे कोई प्रोडक्ट आ जाए, प्रोडक्ट से नीचे नेविगेशन बाहर आ जाए। वो जो माइंड में विजन है ना, उसको पेंसिल से आप एक बारी बनाते हैं, ठीक है। इसका इसकी जो फ़ायदा होता है ना, इसको ब्लूप्रिंट कहते हैं, इसको ब्लूप्रिंट भी कहते हैं और एक स्केलेटन भी कहते हैं इसको, ठीक है। डिटेल एलिमेंट्स बनाने से पहले इसको कहते हैं, बिल्कुल डिटेल में तो आप बाद में जाते हैं। ये बेसिक सा ढांचा होता है यार, सिंपल वर्डिंग में इट्स स्केलेटन, ढांचा किसी भी ऐप का, किसी भी वेबसाइट का, किसी भी चीज़ का। और ज़रूरी नहीं है कि ऐप हो वेबसाइट का ही हो, ये और भी चीज़ें होती है। जैसे पोस्टर्स बनाने हैं आपने, तो पोस्टर में पहले देख लेंगे यहाँ पे इमेज जाएगी, यहाँ पे टेक्स्ट जाएगा, यहाँ पे दूसरी से, ओके। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस होती है ना, इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर एक बंदा है ना, वो डायरेक्टली वायर फ्रेमिंग को छोड़कर डिज़ाइनिंग पे चला गया ना, तो उसको वहाँ पे जाके बहुत सारा इश्यूज़ फेस आएंगे। उसको वहाँ जाके ना बड़ी ज़्यादा चेंजेस करनी पड़ेंगी, और वो बार बार चेंजेस करता रहेगा डिज़ाइन में। फिग्मा यूज़ करते हुए कुछ भी यूज़ करते हुए ना, वो करता ही रहेगा चेंजेस, क्योंकि उसने पहले एक ढांचा नहीं बनाया। ढांचे का मतलब ये होता है कि आपने पहले ही माइंड में जो विजन है ना, उसको लेके आना एक स्केच पे। उस स्केच को आप इन्फिनिटी टाइम एडिट कर सकते हैं। एक स्केच नहीं पसंद आया, पेपर फाड़ दो, दूसरा स्केच बनाओ, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां। जब वो स्केच ही पसंद आ जाएगा ना, जब आपको कि यार ये स्केच बेस्ट है, फिर आपको डिज़ाइनिंग में टाइम नहीं लगेगा। आपने वो स्केच को पकड़ना है और उसको फिग्मा पे लेके जाके उसमें एलिमेंट्स डाल देने बस, एंड आपका आपका तैयार पेज ही तैयार, ठीक है। कोई इसमें कोई हेक्टिक काम नहीं करना पड़ना कि बैठ के रिसर्च करनी पड़ जाएगी, दूसरे एलिमेंट्स को देने पड़ जाएगी, यार इसका होम पेज कैसा है, उसका कैसा है, उसका कैसा है। खुद में माइंड में जो विजन है ना, उसको लेके हैं, और उसके बाद फिर इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। इस ये मतलब नहीं है कि किसी को देखें ना, सबको देखें, डिज़ाइन देखें, और उनके डिज़ाइन में कुछ एलिमेंट्स देख लेंगे, यार इसने जो ऊपर सर्च बार है ना, ये ऐसे बनाया है, तो मैं इसका सर्च बार ले लेता हूँ, फिर इसका सर्च बार को तो मॉडिफाई करता हूँ। वो फिर पेंसिल से सर्च बार को बनाए उस पर पेपर पे, और देखेंगे यार ये डब्बे होना चाहिए, या इसको कर्व होना चाहिए, या इसके नीचे शेडो होनी चाहिए कुछ। तो वो बेसिक सा स्ट्रक्चर बना लें आप, उसको कहते हैं वायर फ्रेमिंग। जैसे सिंपल स्केलेटन और सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज और वेबसाइट और अ मोबाइल ऐप, ठीक है। और वो अलग अलग चीज़ों का बनता जाता है, होम पेज का, फिर आगे उससे जाते जाते। ये एग्जांपल इसने खोली हुई है ट्रैवलिंग ऐप की। और ये मैं आपको टास्क कह रहा था, ठीक है ना, कि कोई बच्चे के लिए इशू नहीं होगा, किसी के लिए भी इशू नहीं होगा कि वो कर ना पाए या हो ना उससे। इस तरह का कोई भी ना, हमें एक स्क्रीन मैं एक स्क्रीन दूंगा आपको, तो आपने उसका वायर फ्रेमिंग अच्छे से बना के लेना, ठीक है। अच्छे से मतलब ये नहीं कि आपने बहुत देर लगा के, बहुत माइंड लगा के बनाना है। सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी, जो आपको समझ आ जाए, अगर आपको बेसिक सा भी समझ आ जाएगा ना, तो वही बेस्ट है। तो आप वो भी बना के देना, ठीक है। जैसे ये देखें, अब वायर फ्रेमिंग भी एक बहुत लंबा टॉपिक है, इसके बारे में ना हम कल करेंगे कि वायर फ्रेमिंग बनाते कैसे हैं, और इसमें होता क्या क्या है। इसकी टाइप्स भी अलग होती हैं, एक होता है लो फेडेलिटी और एक होता है हाई फेडेलिटी, वो दोनों डिज़ाइन भी हैं। तो आज हम सिर्फ बेसिक सा बता रहा हूँ कि ये एक वायर फ्रेमिंग है। देखने से पता लग रहा है सबको कि ये क्या है। वायर फ्रेमिंग एक ढांचा है, उसने किसी भी जगह कोई टेक्स्ट नहीं ऐड किया अभी तक, कोई कलर नहीं ऐड किया, कोई लोगो नहीं ऐड किया, और कहीं भी कोई आइकन नहीं ऐड किया, इमेज नहीं ऐड की, कुछ भी ऐड नहीं किया, ठीक है। उसने सिर्फ और सिर्फ एक ढांचा बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया, कि जिसमें उसको आइडिया हो गया कि यार यहाँ पे एक बटन जाएगा, यहाँ पे दूसरा बटन जाएगा, यहाँ तीसरा जाएगा, नेविगेशन बार खत्म, यहाँ ऊपर एक नाम आएगा, यहाँ नोटिफिकेशन का आइकन होगा, फिर नीचे इमेजेस होंगी, फिर एक और इमेजेस होगी, और यहाँ पे एक कॉल टू एक्शन बटन होगा। ये सिंपल सा डिज़ाइन बनाया है। अब उसके लिए जितना उसको टाइम यहाँ लगा ना इसको बनाने में, है ना, उससे दो या थोड़ा सा टाइम, उसको हल्का सा टाइम लगेगा इसमें फीचर्स ऐड करने में, बस। उसने क्या करना है, इसको क्लिक करना है, इसमें इमेज ऐड कर देनी है, इमेज ऐड कर दी, इमेज ऐड कर दी, इमेज ऐड कर दी। उसको ज़रूरत ही नहीं पड़नी कि वो शुरू से बैठ के इमेज को एक बनाए, फिर इमेज का साइज सेट करे, फिर देखे यार ये इमेज इतने की होनी चाहिए, फिर इतनी होनी चाहिए, फिर उसको पसंद आए और फिर एडिट करे। वो झंझट ही खत्म। वायर फ्रेमिंग इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और बहुत सारे लोग जो हायर एजुकेशन होते हैं ना, हायर इंस्टीट्यूट्स में, हायर कंपनीज़ में, वो वायर फ्रेमिंग को बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं। वायर फ्रेमिंग करना एक बहुत क्रुशियल चीज़ होती है। वायर फ्रेमिंग से आपका माइंड खुद रिफ्रेश हो जाता है कि यार अच्छा ये डिज़ाइन है, ये इमेज का साइज़ उधर कर दूँ मैं, या इमेज ही चेंज कर दूँ, या इमेज का लेआउट है वो चेंज कर दूँ, तो फिर भी अच्छा लगेगा। तो वो चीज़ें आपने खुद करनी होती हैं, और ख़ुद की सेटिस्फेक्शन के लिए करनी होती है। जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे ना, तो फिर आप उसमें एलिमेंट्स डाल लें, और फिर वो डिज़ाइन ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाएगा। ये देखें, ये इसने डिज़ाइन किया हुआ है, इसमें आपको बेशुमार मिल जाएंगी।
इनके टूल्स भी होते हैं, बेसमेक होता है, एक टूल्स होता है, और एक टूल होता है फिग्मा। मोस्टली फिग्मा पे करते हैं लोग। और उसके अलावा बेसमेक भी एक टूल है जिसमें बिल्ट इन होते हैं। और इसके अलावा रिल्यूम भी एक टूल है, वो भी तो उनके बारे में कल बताऊंगा मैं सारा कुछ, कि टूल्स कौन से हैं और बनाते कैसे हैं। एक बना के दिखाऊंगा मैं हल्का सा ना, थोड़ा बहुत, या आज बना के ना आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल हो तो पूछ ले। अभी तक जितना पढ़ा है हमने, यूजर रिसर्च और इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर एंड वायर फ्रेम बेसिक। इफ एनीवन हैज़ अ क्वेश्चन तो पूछे। और ये भी है कि जो मैंने ग्रुप आप लोगों को दिया है ना उसमें व्हाट्सएप पे, तो आपने क्या करना है, आपने उसी ग्रुप में सवाल करने हैं। जो भी आपके माइंड में बाद में बैठे बैठे भी कुछ सवाल आ जाए ना, कोई बेशक ही जो आज के टॉपिक उससे रिलेटेड ना भी हो, कोई वैसे ही हो कोई सवाल आ जाए, या मेरी कोई मुझे आपको लगे कि मैंने गलत एक्सप्लेन किया या गलत बताया, तो आप उसमें आके अपने ईजी होके उस पर टाइप कर देना, ठीक है। बाकी मैं जब उसको देखूंगा मैं उसका ईजी सिंपल सा फ्रेंडली रिप्लाई कर दूँगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग एक अलग चीज़ होती है। प्रोटोटाइपिंग इसको नहीं बोलते, ये वायर फ्रेमिंग है खाली। प्रोटोटाइपिंग होती है कि आपने जब डिज़ाइन बना लिया ना, ठीक है, ये तो भी स्टार्टिंग का है, ये तो अभी शुरू करना है ना, जब आपने डिज़ाइन बनाया उससे उस वो वाला स्टेप है, डिज़ाइन बनाने से शुरू वाला स्टेप। प्रोटोटाइपिंग होती है जब आपका डिज़ाइन ख़त्म हो जाता है, आप अपना डिज़ाइन ख़त्म करते हो, फिर आप उसमें इंटरेक्शंस डालते हो, इंटरेक्टिव चीज़ें डालते हो, और उसमें उसको एक प्रॉपर फ्लो की तरह लेके चलते हो। अभी तो हम स्क्रीन्स बनाते हैं ना खाली, कि एक ये होम पेज स्क्रीन है, फिर हमने एक और स्क्रीन बनाई कि ये अबाउट अस स्क्रीन है, ये कॉन्टैक्ट स्क्रीन है, बस स्क्रीन बन गई। लेकिन जब हम उनको प्रोटोटाइपिंग करते हैं ना, उनको कनेक्ट करते हैं आपस में, कि यूज़र ने आना है होम पेज पे, उसको एक बटन मिल रहा है कॉन्टैक्ट अस का, उस बटन को हमने अगली स्क्रीन से कनेक्ट कर दिया जो अबाउट अस की है, ठीक है। उधर और उधर अबाउट अस के पेज पे एक बटन आ गया नीचे कॉन्टैक्ट अस, और उस कॉन्टैक्ट अस के बटन को हमने ज्वाइन कर दिया कॉन्टैक्ट अस की स्क्रीन के साथ, ठीक है। ये 3 फ्लो बन गए। अब आप पहले वाले पेज को रन करेंगे ना, तो जब भी आप बटन को क्लिक करेंगे ना उसको, कॉन्टैक्ट अस को, तो वो आपको तीसरे पेज पे ले जाएगा, बल्कि दूसरे पेज पे ले जाएगा। हाँ, आपने कॉन्टैक्ट अस लिया, वो दूसरे पेज पे ले गया। अब कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आपको अबाउट अस का बटन मिला, आपने उसको क्लिक किया तो वो आपको तीसरे पेज पे ले गया। ये एक फ़्लो बन गया, जो एक प्रोटोटाइप टाइप फ्लो है, जो एक काम करने वाला फ्लो है। उससे ये आइडिया होता है कि आपको पता लग जाता है कि यूज़र जब ऐप यूज़ करेगा ना, तो वो किस तरह स्टेप से गुजरेगा। ओवरऑल तो आप स्क्रीन बनाएंगे तो आपको सिर्फ देख के पता लगेगा कि यूज़र इसके बाद इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो वो एक अलग चीज़ है, प्रोटोटाइपिंग इज़ अनदर थिंग। वो हमने करनी है, वो तो क्रूशल है। ये वायर फ्रेमिंग भी क्रूशल है, प्रोटोटाइपिंग भी क्रूशल है। इन चीज़ों को करने से ही आपका जो डिज़ाइन बनता है ना, वो हाई लेवल बनता है। अगर एक यूज़र ने, ये गारंटी है, अगर एक यूज़र ने ना खाली डिज़ाइन दिखा दिया ना अपना, तो जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई होगा। लेकिन अगर किसी यूज़र ने उसी डिज़ाइन को प्रोटोटाइप करके दिखाया ना, कि यूज़र को दिखाया कि यूज़र ये ऐप है, ये ऐसे चलेगी, ये ऐसे काम करेगी, आप किसी बटन को दबाएं तो वो आपको बता देगा किधर जाना, किधर लेके जाना, तो वो 100% वो यूज़र जो है ना, वो इससे ज़्यादा सेटिस्फाई होगा जबकि नॉर्मल वाले से। तो वो आगे प्रोटोटाइपिंग आ गया है, इसको सेम नहीं होगा। ये वाई फ्रेमिंग इज़ अनदर थिंग है, प्रोटोटाइपिंग इज़ रियली फार थिंग। तो उसके बारे में हम करेंगे, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लें, और मीटिंग खत्म होने के बाद भी किसी को सवाल हो तो उधर आके गूगल शीट्स या क्लासरूम जो भी उसको कहते हैं उसमें टाइप कर दें, तो मैं सवाल कर दूँगा। ओके, तो कितने मिनट रह गए हैं? 4 मिनट। हाँ, तो किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, नहीं तो किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई वो भी पूछ ले, और अगर तो किसी को लगता है मैं कुछ चीज़ सही नहीं समझाई तो वो भी पूछ ले। और वन मोर थिंग है, अटेंडेंस का मैंने आपको पहले भी बताया था कि आना आपकी मर्ज़ी है, नहीं आना आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैंने आना, मेरे घंटा पर आगे चला जाना, घंटा भी नहीं भाई, 45 पर आगे चला जाना, क्योंकि मेरा इसमें कुछ नहीं है। मेरा इसमें ये है कि मैंने जो सीखा हुआ मैंने वो सिखाना है। तो जिसको शौक़ होगा सीखने का वो आएगा, सीखेगा और चला जाएगा, ठीक है। अगर किसी ने नहीं आना, कोई अगर अटेंडेंस की वजह से आता है ना, तो वो उसका उसका झंडा ही ख़त्म कर दिया मैंने, कि अटेंडेंस की वजह से कोई ना आए, क्योंकि अटेंडेंस सिर्फ उसकी लगनी है जो टास्क कर लेगा पूरे वीक की, बल्कि मैं उसकी लगा दूंगा जो टास्क कर लेगा, ठीक है। जो टास्क, क्योंकि टास्क वही करेगा जिसको इंटरेस्ट होगा या जिसको सीखने का शौक़ होगा। वरना तो किसी ने वरना तो ये होगा जिसने टास्क नहीं करना होगा वो लेक्चर भी नहीं लेने आएगा। तो और ये मुझे लगता है कि अटेंडेंस का इशू यहाँ पे होगा भी नहीं किसी का। क्यों? क्योंकि ये आपके बेनिफिट के लिए ही चल रही है सारा सिस्टम। तो आपने सीखना है, आपने आप खुद ही फ़ायदा उठाना है। नहीं सीखेंगे तो आपका नुकसान है, सीखेंगे तो आपका फ़ायदा, मेरा तो कुछ नहीं।
नहीं नहीं नहीं, टास्क कल के लिए नहीं है। टास्क तो अभी कल मैं वायर फ्रेमिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा कि वायर फ्रेमिंग होती किस टाइप की है। और भी दो तीन चीज़ें होंगी, तो वो कल उसके बारे में कल का लेक्चर होगा नॉर्मल, यही थ्योरी से होगा या एग्जांपल से होगा रिलेटेड।